चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही थीं। मेहमानों की भीड़, हल्दी मेहंदी की खुशबू और हर आंख में एक ही इंतजार, दुल्हन की एक झलक। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, दुल्हन अचानक गायब हो गई। अफरा तफरी मच गई और फिर 5 दिन तक कोई खबर नहीं। जब लौटी तो बाप ने उसकी ओर देखा और जमीन पर गिरकर रो पड़ा। तू मेरी इज्जत का जनाजा लेकर क्यों आई है? लेकिन क्या सच में वो अपनी मर्जी से भागी थी या कोई उसे ले गया था? उसके साथ उन 5 दिनों में क्या हुआ जो किसी बुरे सपने से भी डरावना था? इस कहानी में छिपा है एक ऐसा सच जो आपकी सोच को झकझोर देगा। जानने के लिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। श्यामलाल एक छोटे से गांव से था, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी मेहनत की स्याही से लिखी गई थी, मगर जिसके सपनों का रंग कभी फीका नहीं पड़ा। श्यामलाल की उम्र 50 साल के आसपास था, लेकिन उसका चेहरा उम्र से कहीं ज्यादा थका हुआ लगता था। सूरज उगने से पहले वह अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ता, गांव के बाहर चल रही नई सड़क की निर्माण स्थली पर। वहां वह ईंटें ढोता, गारा बनाता और पसीने की बूंदों से अपने परिवार की रोटी का इंतजाम करता। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथों की रगों में मेहनत की निशानियां उभरी थीं और आंखों में एक अनकही कहानी थी। फिर भी जब वह शाम को घर लौटता तो उसकी थकी हुई मुस्कान में एक सुकून होता था। वह सुकून जो सिर्फ अपने परिवार को देखकर मिलता है। उसका परिवार छोटा सा था, लेकिन उसकी दुनिया का केंद्र था। उसकी पत्नी शांति, एक साधारण सी औरत जिसकी साड़ी के पल्लू में हमेशा मेहनत और ममता की गंध बसी रहती थी। शांति दिन भर घर का काम संभालती, खेतों में छोटी मोटी मदद करती और बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। उसकी आवाज में एक गजब की ठंडक थी जो श्यामलाल की थकान को पल भर में छू मंतर कर देती। फिर थी उनकी बड़ी बेटी रेखा, 22 साल की, जिसकी खूबसूरती गांव में चर्चा का विषय थी। रेखा का चेहरा चांद सा था, सादा मगर इतना मनमोहक कि नजरें ठहर जाईं। उसकी आंखों में सपने थे, किताबों की दुनिया में डूबने की चाह थी और एक ऐसी शर्मीलापन जो उसे सबसे अलग बनाता था। वह गांव के इकलौते कॉलेज में पढ़ती थी जहां वह अंग्रेजी साहित्य की किताबों में खोई रहती। और फिर थी छोटी बेटी आकांक्षा, 13 साल की, जिसके चेहरे पर मासूमियत और शरारत का अनोखा मेल था। आकांक्षा स्कूल में तेज थी और उसकी हंसी घर की दीवारों को गूंजने की ताकत रखती थी। श्यामलाल की जिंदगी साधारण थी, मगर उसमें एक गहरा संतोष था। वह दिन भर मेहनत करता और रात को जब वह अपने घर की चौखट पर बैठकर शांति के हाथ की रोटी खाता तो उसे लगता कि दुनिया की सारी दौलत उसके पास है। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है। काशीपुर जैसे छोटे गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां भी अंधेरे के कुछ साए थे जो धीरे धीरे श्यामलाल की जिंदगी पर मंडराने लगे। बात उस दिन की है जब श्यामलाल की जिंदगी में पहली बार एक तूफान सा आया। पिछले साल बारिश ने खेतों को तबाह कर दिया था। उसका छोटा सा खेत जो परिवार की रोटी का दूसरा सहारा था, पानी में डूब गया। बेटी की कॉलेज की फीस, आकांक्षा की किताबें और घर का खर्च, सब कुछ एक साथ दबाव डालने लगा। मजबूरी में श्यामलाल को गांव के सबसे बदनाम साहूकार मंगल सिंह के पास जाना पड़ा। मंगल सिंह का नाम सुनते ही गांव के लोग सिहर उठते थे। वह एक ऐसा शख्स था जिसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन इंसानियत का नामो निशान नहीं। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता का मिश्रण था और उसकी हवेली गांव के बाहर एक किले की तरह खड़ी थी जहां कोई बिना डर के नहीं जाता था। 10,000 रुपये चाहिए मंगल भाई, श्यामलाल ने कांपते स्वर में कहा, अपनी टोपी को बार बार हाथ में मलते हुए। मंगल सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौलता है। फिर एक ठहाका लगाया, ठीक है श्यामलाल, ले जा पैसे, लेकिन ब्याज समय पर देना, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ी, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। श्यामलाल ने पैसे लिए और घर लौट आया। उसने सोचा था कि वह जल्दी ही ब्याज चुका देगा, लेकिन ब्याज की रकम इतनी तेजी से बढ़ी कि वह उसका हिसाब भी नहीं रख पाया। मंगल सिंह का ब्याज पैसों तक सीमित नहीं था। वह श्यामलाल के घर आने लगा और उसकी नजरें रेखा पर टिकने लगीं। तेरी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है श्यामलाल, वह हंसते हुए कहता और श्यामलाल का दिल सिकुड़ जाता। वह रेखा को घर से बाहर कम ही निकलने देता, लेकिन मंगल सिंह की नजरें हर जगह थीं। वह गांव की गलियों में, मंदिर के पास, बाजार में
हर जगह रेखा को देखता और उसकी नीयत साफ नहीं थी। पैसे नहीं दे पाएगा तो बेटी दे दे। एक दिन मंगल सिंह ने साफ साफ कह दिया। श्यामलाल का चेहरा लाल हो गया, मगर वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज गले में अटक गई। उस रात वह शांति के पास बैठकर फूट फूट कर रोया। मैंने क्या गुनाह किया शांति? मेरी बेटी की इज्जत पर आंच आ रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। शांति ने उसे चुप कराया, मगर उसकी आंखों में भी डर था। रेखा को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह अपने पिता की चुप्पी और मां की उदासी को महसूस कर रही थी। इसी बीच रेखा की जिंदगी में एक और तूफान आया। कॉलेज में पढ़ने वाला राजू, जो पहले उसे बार बार घूरता और छेड़ता था, अब शादी का प्रस्ताव लेकर आया। राजू गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह दिखने में ठीक ठाक था, मगर उसकी बातों में एक बनावटीपन था। वह रेखा की खूबसूरती पर फिदा था, मगर उसकी नीयत में इज्जत का कोई भाव नहीं था। उसने श्यामलाल से कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मंगल सिंह का कर्ज भी मैं चुका दूंगा। श्यामलाल को यह प्रस्ताव एक उम्मीद की तरह लगा। उसने सोचा कि शायद यह रेखा के लिए एक सुरक्षित रास्ता हो। रेखा ने पहले तो साफ मना कर दिया। पापा, मुझे राजू पसंद नहीं। उसकी बातों में कुछ गलत सा लगता है, उसने शांति से कहा। मगर श्यामलाल की मजबूरी और समाज के डर ने उसे चुप करवा दिया। गांव में बातें शुरू हो चुकी थीं। लोग कहने लगे, श्यामलाल की बेटी को मंगल सिंहा उठा लेगा। यह डर रेखा के मन में भी घर कर गया। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है पापा, आप जैसा कहें, उसने धीमी आवाज में कहा, और उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी धार बह निकली। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। श्यामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। शांति ने अपनी पुरानी साड़ियां बेच दी और रेखा के लिए एक सस्ती सी लाल जोड़ा खरीदा। गांव में हल्की सी रौनक थी, मगर रेखा के चेहरे पर उदासी छाई थी। वह चुपचाप तैयारियां न देखती और रात को अपनी छोटी बहन आकांक्षा के पास बैठकर चुपके से रोती। दीदी, तुम रो क्यों रही हो? आकांक्षा ने एक रात पूछा। रेखा ने उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा डर लग रहा है। मगर उसका डर सिर्फ शादी का नहीं था। उसे मंगल सिंह की धमकियां याद थीं। शादी की रात आ गई। श्यामलाल के छोटे से आंगन में कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जमा थे। मंडप सजा था और रेखा लाल जोड़े में बैठी थी, मगर उसकी आंखें जमीन की ओर थीं। राजू बारात लेकर आया और गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक गांव में एक हलचल मच गई। हवा में तनाव सा छा गया। कुछ लोग चीखने लगे, रेखा गायब है। रेखा मंडप से गायब हो गई। श्यामलाल का दिल धक से रह गया। वह मंडप की ओर भागा, मगर रेखा वहां नहीं थी। शांति की साड़ी का पल्लू जमीन पर घिसट रहा था और वह बेटी का नाम पुकारती हुई इधर उधर भाग रही थी। राजू खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। ये क्या तमाशा है श्यामलाल? तुम्हारी बेटी भाग गई? उसने चिल्लाकर कहा। गांव वालों की भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था, रेखा किसी के साथ भाग गई होगी। कोई बोला, मंगल सिंह का काम है ये। श्यामलाल का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मंगल सिंह ने अपने गुंडों के साथ मिलकर रेखा को जबरन उठा लिया था। शादी की रात जब सब लोग मंडप में व्यस्त थे, मंगल सिंह के दो गुंडों ने रेखा को पीछे की गली से खींच लिया। उसका मुंह कपड़े से बांध दिया गया और उसे एक पुरानी जीप में डालकर गांव से दूर ले जाया गया। गंतव्य था एक सुनसान वीरान फैक्ट्री, जो गांव से कई किलोमीटर दूर जंगल के बीच थी। वहां मंगल सिंह का इरादा बेहद खौफनाक था। उसने रेखा को बांधकर फैक्ट्री के एक कोने में छोड़ दिया और अपने गुंडों से कहा, अब ये मेरी है, सुबह इसका हिसाब करेंगे। मगर किस्मत ने उस रात रेखा का साथ दिया। उसी फैक्ट्री के पास पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिली थी। गांव के कुछ लोगों ने मंगल सिंह की हरकतों की शिकायत पहले ही कर दी थी और पुलिस उस इलाके में गश्त कर रही थी। जैसे ही मंगल सिंह और उसके गुंडों को पुलिस की गाड़ी और सायरन की आवाज सुनाई दी, वे घबरा गए। भागो, पुलिस आ गई, एक गुंडा चिल्लाया। मंगल सिंह ने रेखा को वहीं बंधा छोड़ दिया और अपने गुंडों के साथ अंधेरे में गायब हो गया। रेखा उस ठंडी अंधेरी फैक्ट्री में अकेली पड़ी थी। उसकी साड़ी फट चुकी थी, हाथ पांव रस्सियों से बंधे थे और मुंह पर कपड़ा इतना कसकर बांधा गया था कि वह सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। डर और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह बेहोश हो गई।
अगली सुबह सूरज की किरणें उस वीरान फैक्ट्री की टूटी फूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। तभी एक कार की आवाजें वहां गूंजी। कार से उतरा एक नौजवान राज राठौड़। राज दुबई में अपनी फैक्ट्रियों का मालिक था, एक कामयाब बिजनेसमैन जिसके पास पैसा और रुतबा दोनों थे, मगर उसका दिल अभी भी उस मिट्टी से जुड़ा था जहां वह पैदा हुआ था। वह काशीपुर की उस पुरानी फैक्ट्री में अपने एक पुराने निवेश को देखने आया था। फैक्ट्री बंद पड़ी थी और वह यह तय करने आया था कि इसे फिर से शुरू किया जाए या बेच दिया जाए। जैसे ही राज ने फैक्ट्री का जर्जर दरवाजा खोला, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां धूल और मलबे के बीच एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ पांव रस्सियों से बंधे थे। राज सन्न रह गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रेखा के पास जाकर उसकी नब्ज टटोली। ये जिंदा है, उसने खुद से कहा, और बिना एक पल गंवाए उसने रेखा को अपनी बाहों में उठाया। उसकी कार में एक बोतल पानी पड़ा था। उसने रेखा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर वह होश में नहीं आई। राज ने उसे कार में लिटाया और तेजी से नजदीकी अस्पताल की ओर बढ़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने रेखा का इलाज शुरू किया। उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया और कुछ घंटों बाद वह होश में आई। उसकी आंखें खुलीं तो सामने एक अनजान चेहरा था, राज का। राज ने नरम स्वर में पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? रेखा की आंखों में डर था, वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी यादों में सिर्फ मंगल सिंह की क्रूर हंसी और अंधेरी फैक्ट्री की साया थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे घर जाना है। राज ने उससे कोई और सवाल नहीं किया। उसने डॉक्टरों से बात की और जब उसे यकीन हो गया कि रेखा खतरे से बाहर है, तो उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। राज का घर गांव से कुछ दूरी पर शहर की सीमा पर था। एक बड़ा सा बंगला जहां उसकी मां सावित्री देवी रहती थीं। सावित्री एक सुलझी हुई, दयालु औरत थीं, जिनके चेहरे पर हमेशा एक ममता भरी मुस्कान रहती थी। जब राज रेखा को घर लाया तो सावित्री ने बिना कुछ पूछे उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाया। बेटी, अब तुम सुरक्षित हो, उन्होंने कहा। रेखा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे डर के नहीं, सुकून के थे। सावित्री ने रेखा को नहलाया, उसे नए कपड़े दिए और अपने हाथों से खाना खिलाया। राज ने रेखा से कोई सवाल नहीं किया। उसे लगा कि जो भी हुआ वह इतना भयानक था कि रेखा को अभी वक्त चाहिए। 5 दिन तक रेखा राज के घर रही। इन 5 दिनों में उसने धीरे धीरे अपनी हिम्मत वापस पाई। सावित्री की ममता और राज की निस्वार्थ मदद ने उसके मन के जख्मों पर मरहम लगाया। वह अब भी कम बोलती थी, मगर उसकी आंखों में डर की जगह अब एक हल्की सी चमक थी। राज ने उसे बताया कि वह उसका नाम और घर का पता जानने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह उसे उसके परिवार तक पहुंचा सके। रेखा ने आखिरकार अपना नाम और गांव का पता बताया। जब राज रेखा को लेकर काशीपुर पहुंचा तो गांव में हलचल मच गई। श्यामलाल और शांति अपनी बेटी को देखकर रो पड़े। श्यामलाल ने रेखा को गले लगाया और कहा, बेटी तू जिंदा है, बस यही बहुत है। मगर गांव वालों की नजरें अब भी रेखा को ताने दे रही थीं। 5 दिन तक कहां थी ये? कौन सा मर्द था इसके साथ? ऐसी बातें गांव की गलियों में गूंजने लगीं। श्यामलाल का सिर शर्म से झुक गया। उसे लगा कि उसकी बेटी की इज्जत अब दागदार हो चुकी है। उसी वक्त राजू वहां पहुंचा। वह अब भी रेखा से शादी करने की बात कर रहा था, मगर उसकी बातों में अब एक नया रंग था। उसने श्यामलाल के सामने ही रेखा को ताने मारने शुरू किए। अब मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। 5 दिन तक तू कहीं और थी, अब तू मेरी इज्जत के लायक नहीं, उसने कहा। रेखा की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। शांति ने उसे गले लगाया, मगर उसका दिल टूट चुका था। तभी राज ने आगे बढ़कर गांव की भीड़ को देखा। उसकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। आप लोग इज्जत की बात करते हैं, लेकिन इज्जत क्या होती है ये कोई नहीं जानता। इस लड़की ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर आप उसे इज्जत नहीं दे सकते तो मुझे गर्व है कि मैं उसे अपनी जीवन संगिनी बनाऊं। गांव में सन्नाटा छा गया। रेखा ने राज की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक अनजान शख्स के लिए सुकून था। कुछ हफ्तों बाद राज और रेखा की शादी हुई। यह शादी न दहेज के लिए थी, न रस्मों के लिए। ये 2 आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे की ताकत बने। रेखा की आंखों में अब सपने थे, नए चमकते हुए सपने। और राज,
जो एक अमीर बिजनेसमैन था, उसने रेखा को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी बराबर की साथी बनाया। श्यामलाल और शांति की जिंदगी भी बदल गई। राज ने उनका कर्ज चुकाया और आकांक्षा को पढ़ाने का जिम्मा लिया। गांव में मंगल सिंह की हवेली अब खाली थी। वह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। काशीपुर की गलियों में अब रेखा की कहानी गूंजती थी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि अपने हौसले से एक नई जिंदगी बनाई। जिंदगी की इस कहानी ने काशीपुर को एक सबक दिया। असली रिश्ता वह नहीं जो हालात देखकर बनता है, असली रिश्ता वह है जो हालात में साथ देता है। और जब इज्जत पर सवाल उठे तो एक सच्चा साथी ही सबसे बड़ी ढाल बनता है।